Hello everyone, welcome to Cypher Civil. I hope you all are doing good. तो लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नर के क्या क्या कंप्लीट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। चलिए अब आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमने डिस्क्रिशनरी पावर को पढ़ लिया कि सिचुएशनल डिस्क्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 371, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे आर्टिकल्स है, जैसे मैंने बताया था ना कि 163 और 356 के कंट्रोवर्शियल आर्टिकल हैं, क्योंकि गवर्नर को ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से गवर्नर यहाँ पर अपनी पावर्स को पोर्ट्रे करता है। कैसे करता है इसको देखते हैं। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है गवर्नर की पोजीशन को लेकर के। आर्टिकल 163 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है गवर्नर की, उसका स्कोप कहाँ तक का है। ठीक है, स्कोप मतलब मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए हमने पढ़ा है ना 163 में कि गवर्नर हमेशा एक्ट करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, लेकिन तभी तक जब तक उसका मन करे, और जब उसका मन करने लग जाएगा तो अपने मन से ही, अपने डिस्क्रिप्शन पे ही उस फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाएगा। और यही जब वो अपने फंक्शन को खुद से परफॉर्म करने लग गया है ना। तो अब देखिए क्योंकि गवर्नर स्टेट का होता है और हमने डुअल रोल में देखा भी था कि ये सेंटर का एजेंट होता है, क्योंकि जो हमारा सेंटर होता है वो गवर्नर के थ्रू स्टेट की पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो 163 में जब वो अपने मन से काम करने लगा, एड एंड एडवाइस पे काम नहीं कर रहा है चीफ मिनिस्टर की उस पर्टिकुलर स्टेट के, तब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, तब एक सिचुएशन ऐसी राइज हो जाएगी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा बिटवीन स्टेट एंड गवर्नर। और गवर्नर कौन है, क्योंकि डायरेक्टली सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड है, तो एक तरीके से सेंटर और स्टेट में दिक्कतें आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से दिक्कत आ रही है। It is also added that what issues will come under the discretionary power of governor will also be decided by the governor himself। ये भी हमने देखा था। जल्दी बताइए किस आर्टिकल के थ्रू। 163 क्लॉज 3 के अंदर पढ़ा था ना हमने कि ये खुद गवर्नर ही डिसाइड करेगा कि कौन सी पावर उसकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आती है, कौन सी नहीं आती है। और ये हमारा कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर, जल्दी कमेंट में बताइए। चलिए जी अब देख लेते हैं एनालिसिस कैश प्रोविजन का मतलब। जो आर्टिकल 163 है इसको किस तरीके से हम एनालिसिस किस तरीके से देखते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ सही में आर्टिकल 163 कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल है रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ गवर्नर। So the power of governor are different from that of president. President of India only have situational discretionary power, whereas governor discretionary power are constitutional. Such powers are given to governor to meet the exceptional circumstances which can threaten the security and territorial integrity of India। ये हमने देखा है ना कि गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज तभी करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर का, जब जो है कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज आए, है ना। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में मतलब है कि स्टेट की या हमारे नेशन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को थ्रेट हो कहीं ना कहीं से, ठीक है, तब उसको ये इस पावर का यूज करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सच डिस्क्रिशनरी पावर वर टू बी यूज्ड ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लाइक सिक्योरिटी थ्रेट एटसेट्रा। हाउएवर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर वर नॉट यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द विजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, but it was used for the fulfillment of the interest of ruling party at the center। Such use of discretionary power by the governor created controversy in the country। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि गवर्नर को काम तो करना चाहिए था अपने सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन हो सके, सॉवरेनिटी मेंटेन हो सके, इस वजह से काम करना चाहिए था। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा वो है सेंटर का इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करने के लिए करने लग जाता है। कैसे, क्योंकि सेंटर में, क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉसिबल, सेंटर में हमारी पार्टी दूसरी हो, रूलिंग पार्टी दूसरी हो, और स्टेट में हमारी लेट्स से हमारी रूलिंग पार्टी दूसरी हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमारा आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में केरला का केस, ठीक है, केरला में दूसरी गवर्नमेंट है और सेंटर में हमारी बीजेपी है। तो क्या होता है ना कि अब जो है स्टेट चाह रहा है केरला कि हमारी बिल्स वगैरह अच्छे तरीके से पास हो जाएं, गवर्नर के द्वारा पास करा दी जाएं, और कोई भी अगर कानून वगैरह उस पर हमारा सिग्नेचर मिल जाए ताकि हमारा एक्ट बन जाए। लेकिन गवर्नर क्या कर रहा है, उसको रिजर्व कर दे रहा है बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो सेंटर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी अथॉरिटी को, किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू। ठीक है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1974 में कि इंडिया ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। इस वजह से जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की वो सिर्फ सेरेमोनियल है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इन रेयर सर्कमस्टेंसेस व्हेन डिसीजंस ऑफ कैबिनेट इज आर्बिट्रेरी और बेस्ड ऑन मॉडिफाइड इंटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब शमशेर सिंह का एक हमारा केस स्टडी आती है 1974 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होगा ना, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, वो दोनों हमारे सेरेमोनियल होंगे, साथ ही साथ इन्फ्लुएंशियल होंगे, साथ ही साथ नॉमिनल होंगे, टाइट्यूलर होंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको देखिए इसी वक्त रिवाइज करा दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा होगा कि इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन गवर्नर को तभी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को, और फिर जो है ये कहा गया कि गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर तभी यूज़ करनी है जब उसको लगे कि कैबिनेट, चाहे वो स्टेट का कैबिनेट हो चाहे वो हमारा सेंटर का कैबिनेट हो, उसने डिसीजन गलत तरीके से ले लिया है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इंटरेस्ट में ध्यान में रखते हुए ले लिया है, या किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो अगर उसको ऐसा लगता है तब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करे और उस पर्टिकुलर बिल को या उस पर्टिकुलर एक्ट को बनने से रोके। ये हमारा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। लेकिन गवर्नर क्या करता है, ऐसा करता ही नहीं ना। गवर्नर क्या करता है, कोई भी बिल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया केरला का, कोई भी बिल हुआ वो सीधे सीधे रिजर्व कर दे रहा है प्रेसिडेंट के लिए। मतलब इन हर केस में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है केरला स्टेट के लिए। तो इस तरीके से जो गवर्नर है वो गलत तरीके से अपनी पावर को यूज कर रहा है अंडर आर्टिकल 163। बात है सुप्रीम कोर्ट ने सर मुंबई केस 1994 में भी ये कहा कि फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब लेट से हमारा गवर्नर अगर कॉपरेट करता और गवर्नर कोई भी स्टेट के द्वारा कोई बिल वगैरह पास किया जा रहा है उसको तुरंत असेंट दे देता, तो इस तरीके से जो इनकी जो मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती वो बहुत अच्छी होती, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ही ना होती। लेकिन अब जब गवर्नर है, वो सेंटर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेंटर के कमांड पे, सेंटर की डायरेक्शन पे काम कर रहा है, तो इस वजह से कहीं न कहीं जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि सेंटर और स्टेट को कोऑपरेट करना चाहिए हर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को लेकर के, लेजिस्लेटिव अफेयर्स को लेकर के, कि हमारा ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ताकि हमारी यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन रहे। है ना? लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि गवर्नर क्या कर रहा है, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इस वजह से फेडरलिज्म पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी मुंबई केस में ना कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और गवर्नर को इस तरीके से अपनी पावर को यूज़ नहीं करना चाहिए कि फेडरलिज्म पे या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे कहीं इफ़ेक्ट पड़े। साथ ही साथ जो 356 आर्टिकल है, अब देखिए इसको हम वैसे आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ब्रीफ बता देता हूँ कि जैसे 356 आर्टिकल में लेट्स से हमारी स्टेट इमरजेंसी फेल हुई, सॉरी स्टेट मशीनरी फेल हुई, गवर्नर ने इनवाइट किया प्रेसिडेंट को कि सर आइए लगा दीजिए स्टेट इमरजेंसी, तो तुरंत प्रेसिडेंट किसी से कुछ अश्योरिटी नहीं लेगा, वो तुरंत इमरजेंसी लगा देगा। इसी वजह से ये कहा गया कि 356 आर्टिकल के अंदर लेट्स से अब जैसे केरला का हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, कि केरला में ऐसा हुआ कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को आदेश दिया, मतलब एडवाइस किया कि सर आइए केरला में सब कुछ सही नहीं चल रहा, करके लगा दीजिए इमरजेंसी। और और स्टेट में मतलब और केरला में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो इस तरीके से क्या हुआ, गवर्नर तो गलत कर रहा है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं वो भी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को मतलब सही तरीके से प्रूव भी नहीं कर पा रहा है गवर्नर। तो इस वजह से कहा गया जो 356 आर्टिकल है जिसमें हम स्टेट इमरजेंसी लगा रहे हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आएगा। कैसे कि 356 आर्टिकल के अंदर अगर उसने इमरजेंसी लगा दी प्रेसिडेंट ने, तो जुडिशरी इसको रिव्यू कर सकता है कि क्या जो गवर्नर ने इनवाइट किया था प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए, क्या वो सही है या वो सही नहीं है। अब देखते हैं अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल even money bill for the consideration of president. Such parts of the governor are criticized by the state, and the state says that center has used this power of the governor for bringing unnecessary delay in the passage of bills of those states where opposition parties in power. Hence, such discretionary power can cause heavy strain on the Indian federal setup. Same way मैंने जो केरला का एग्जांपल दिया कि 200 आर्टिकल के अंदर गवर्नर के पास बिल को असेंट देने का राइट होता है। जब भी कोई बिल हमारा पास होकर के गया स्टेट लेजिस्लेचर से, वो एक्ट तभी बनेगा जैसे मैंने आपको बताया, और जैसे आपको पता होगा कि गवर्नर के असेंट के बाद ही बनेगा अंडर आर्टिकल 200। तो अब क्या हुआ कि गवर्नर इवन मनी बिल को भी रिजर्व कर दे रहा है, लेकिन अब जैसे अब तुरंत यहाँ कंपेयर कर लीजिए, क्या प्रेसिडेंट के पास में पावर है, सॉरी जी हाँ, कि क्या प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो रिजर्व कर सकता है मनी बिल को?
या मनी बिल को कंसिडरेशन के लिए बैक टू पार्लियामेंट भेज सकता है लोकसभा? नहीं भेज सकता है ना। मनी बिल में एक्सेप्शन है, क्योंकि मनी बिल ये कन्वेंशन हमने एस्टेब्लिश किया थ्रू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि मनी बिल को पास कर देना चाहिए गवर्नर को, सॉरी प्रेसिडेंट को। लेकिन गवर्नर का केस क्या है? अब गवर्नर ने इवन मनी बिल को भी रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट ताकि उस पर ध्यान दे। लेकिन कन्वेंशन ऐसे ही स्टैब्लिश है यहाँ पर भी कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हमारा अलाउ कर देता है। जैसे आपको केरला का एग्जांपल दिया कि वही लेट्स से कि केरला में कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आया, पास हो गया। अब वो पास होने के बाद में गवर्नर का असेंट उसको मान लीजिए 5 दिन में मिल जाता, लेकिन गवर्नर ने अब उसको रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, तो अब ये डिले हो जाएगा, 5 दिन और लग जाएगा, जिसकी वजह से जो डिले हो गया कि जो 5 दिन में लग जाना चाहिए था असेंट सिग्नेचर एक्ट बन जाना चाहिए, तो वो बन रहा है 10 दिन में। तो जैसे डिले हो रहा है, वही इसमें बताया गया कि डिले हो जाता है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या रहा? सो इन दिस वे गवर्नर हैव नॉट यूज्ड देयर डिस्क्रिशनरी पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट as per the vision of Constituent Assembly, जैसे Constituent Assembly के members ने कहा था, rather than they have used their discretion for the benefit of ruling party। बात कर ही ली है। अब दूसरा आर्टिकल था 356 आर्टिकल, ये भी कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है। कैसे? आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन डिसमिस सच स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया, बस शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दी है। तो according to Article 356, President can dismiss such a state government which is not running according to constitutional mandate, and President is justified in imposing his President rule on such a state। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हमारी स्टेट की फेल हो गई है, स्टेट मशीनरी हमारी फेल हो गई है, गवर्नर इनवाइट किया, प्रेसिडेंट ने लगा दिया, इम्पोज कर दिया स्टेट इमरजेंसी को। आर्टिकल 356 has been misused through the institution of government which has brought disrupt for the office of governor। यही कंट्रोवर्सी है। क्यों? अब मैंने इसको आपको पहले बताया भी कैसे कंट्रोवर्सी है, क्योंकि गवर्नर ने 356 के अंदर जब जो इनवाइट किया ना प्रेसिडेंट को कि सर आइए आकर के इमरजेंसी लगा दीजिए, स्टेट इमरजेंसी, तो उसने कोई रीज़न नहीं दिया कि क्यों जो है इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। तो इस हिसाब से तो वो कभी भी बुला सकता है कि प्रेसिडेंट को गवर्नर इनवाइट कर सकता है किसी भी स्टेट में कि सर इमरजेंसी लगा दीजिए, स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, सिर्फ इतने कहने पे कि सर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हमारी फेल हो गई है ना। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। Even after judgment of the Supreme Court in the Sarabamai case, the institution of governor in Article 356 has been misused by center for political purposes। जैसे मैंने बात किया था सरबम्मई केस में ना कि सेंटर ने क्या कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हमारा 356 होना चाहिए उसको सही तरीके से यूज करो और जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, गवर्नर गलत तरीके से यूज कर रहा है अपनी पावर को। गवर्नर हैव यूज्ड देयर डिस्क्रिशनरी पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑफ हंग असेंबली इन द स्टेट इन आर्बिट्रेरी मैनर। अब एग्जांपल दिया जा रहा है कैसा कि लेट से हंग असेंबली का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लेट से किसी स्टेट में हंग असेंबली हो गई है, ठीक है, तो अब गवर्नर का एक हमारा पॉजिटिव साइन क्या होना चाहिए कि जो एक अच्छा हेल्दी जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को जस्टिफाई करता है कि लेट से हंग असेंबली हुई, तुरंत गवर्नर ने 1 2 3 4 पॉलिटिकल पार्टी लेट से कॉम्पीट की थी इलेक्शन में, तो उनको तुरंत इन्वाइट किया, उन लोगों को उनको इन्वाइट किया जिसको उसे लगता है गवर्नर को कि वो क्या कर पाएगा, स्टेबल गवर्नमेंट बना पाएगा। ऐसा होना चाहिए था। ये हमारा बेस्ट सिनेरियो है, बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन हो कैसा रहा है, अब ये देखिए, हो ऐसा रहा है कि 2018 में कर्नाटका में इलेक्शन होता है विधानसभा का। अब उसमें हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में थी नहीं, ठीक है। अब क्या होता है कि पोस्ट पोल अलायंस होता है किन्हीं दो पार्टीज के बीच में कि चलो ठीक है हम गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो अब इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो ये होना चाहिए था कि गवर्नर इस पोस्ट पोल अलायंस वाली पार्टी को रीच करता और कहता कि ठीक है आप बनाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट अपनी, तो ज़रा मुझे एक बार प्रूफ कर दीजिए फ्लोर ऑफ विधानसभा पे आकर के कॉन्फिडेंस की जो है, हाँ आपकी जो है जो पॉलिटिकल पार्टी है ये सक्षम है हमारी गवर्नमेंट बनाने में कर्नाटका में। लेकिन गवर्नर ने किया क्या, गवर्नर ने इनको न इनवाइट करके किसी दूसरी पार्टी को इनवाइट कर दिया कि आओ भैया आकर के कर्नाटका में अपने गवर्नर बना लो। तो यही कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ प्रेसिडेंट से कंपेयर किया जा रहा है कि जहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो एक इस्टेब्लिश करता है हेल्दी कन्वेंशन सेंटर पे और वो मिनिमाइज करना चाहता है सिचुएशनल डिस्कशन का स्कोप को, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर में ट्रू नहीं है। इसी वजह से सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन है, क्या रिकमेंडेशन है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन इशू की कि गवर्नर को जो है फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अब गवर्नर उन गाइडलाइंस को भी
फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कंक्लूजन आ गया हमारा कि स्टेट गवर्नर हैज फेल्ड टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वेस्टमिंस्टर मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जल्दी रिकॉल करिए कि हाँ, जो गवर्नर होता है स्टेट पे या प्रेसिडेंट होता है सेंटर पे, इसकी अथॉरिटी होती है सिर्फ की, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, और रियल हेड कौन होता है, एट सेंटर प्राइम मिनिस्टर, एट स्टेट चीफ मिनिस्टर। अब इन दोनों प्रोविजंस का कंक्लूजन देख लेते हैं। So it is indeed unfortunate that many governors have failed to understand the clear and proper conception of their own role and violated the spirit of fairness। मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और अपने रोल को अंडर आर्टिकल 163 एंड अंडर आर्टिकल 356 जहां इनको यूज करना चाहिए वैसा यूज नहीं कर रहे हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को, जो सेंटर पे है हमारी खास करके, उसने गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को कैसे यूज किया है, अपने पर्पस के लिए यूज किया है। इसी वजह से कई जगह से डिमांड आती है कि या तो गवर्नर की जो पावर है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, या फिर इसके जो इंस्टीट्यूशन है इसको ही एबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन तभी जो है एक हमारे सोलिसिटर आप जी साहब हैं, वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश कर दो। ठीक है, एबॉलिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उनमें रिफॉर्म लाने की बात की जानी चाहिए। तभी वो कहते हैं कि however it will be like throwing a baby in the water, so what is essential is to teach baby how to swim। Thus Sorabji points out that the governor institution must be overhauled, मतलब रिफॉर्म लाना है। चलिए जी, अब कुछ हमारे व्यू पॉइंट्स हैं गवर्नर के ऑफिस को लेकर के। जैसे अब ये कंट्रोवर्सी थी ना, इतनी कंट्रोवर्सी गवर्नर के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अंडर आर्टिकल 163 और 356 को लेकर के, तो इसी की कंट्रोवर्सी को देखने के लिए रिफॉर्म लाना चाहिए। अब कुछ रिफॉर्म, कुछ सजेशंस हमारे देते हैं कुछ लोग, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है कि जो गवर्नर होना चाहिए इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखने के लिए, बायसनेस को हटाने के लिए, सेम स्टेट से नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में हमारा अलॉट किया जा रहा हो तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कंसर्न किया जाना चाहिए। सरकारी कमीशन जो 1983 में बन करके आती है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1988 में। इसने क्या रिकमेंड किया कि जो हमारा गवर्नर होना चाहिए वो जो रूलिंग पार्टी है ना सेंटर में, उसका हमारा एक्टिव मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही शुड बी अपॉइंटेड, और उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए तभी जब कंसल्टेशन ले लो वाइस प्रेसिडेंट की, लोकसभा के स्पीकर की और चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट की। पुंची कमीशन आती है 2007 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हुए कहती है, वाइल इनवाइटिंग द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356, कि जब भी गवर्नर 356 आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया इनवाइट कर रहा हो प्रेसिडेंट को ना, कि आइए सर आकर के हमारी स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, तब तुरंत उसको उस रिपोर्ट में ही ये भी कहना चाहिए कि क्या ऐसे रीजंस थे, क्या ऐसी कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस हो रहे थे उस पर्टिकुलर स्टेट में कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ क्या करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक है, और ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर लिया है। चलिए ओके, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।